हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी एंड दिस इज़ रवि सरकार। और आज है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखिए आज में चर्चा में रहने वाले टॉपिक इसमें देखेंगे। जैसे जल दिवस के रूप में 22 जनवरी 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता। प्रत्येक 22 अप्रैल को आप लोग जब देखेंगे तो विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब कब से शुरू हुआ इसका थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे। इसके साथ ये भी देखेंगे कि आखिरकार इसके साथ आप लोग ये देखेंगे कि जैसे इंडिया में किस प्रकार से जल प्रबंधन किया जाता है, जल प्रबंधन को लेकर वर्तमान में क्या रवैया रहा, क्या ट्रेंड रहा वर्तमान में। ये भी देखेंगे 1947 से लेकर 2019-20 तक का किस प्रकार का ट्रेंड रहा कि आखिरकार जल की उपलब्धता किस प्रकार रही, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में कितना डिफरेंस आया, राइट। और आप लोग जब देखें टैक्स कलेक्शन के साथ साथ हम लोग टैक्स कलेक्शन के डिफरेंट टाइप देखेंगे, प्रोग्रेस जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखेंगे। फिर डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत और इनडायरेक्ट टैक्स में आखिरकार डिफरेंस क्या है, दोनों में देखेंगे। इनडिफरेंट टैक्स से किसको घाटा होता है, किसको प्रॉफिट होता है, ये भी देखेंगे, राइट। और इनमें से हमारा जैसे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा जो है आंध्र प्रदेश की। आप लोग जब देखेंगे ट्रेन दुर्घटना के बारे में यह जानकारी दी गई है। हमारे संवाददाता के द्वारा जो जानकारी प्रकाशित की गई है उस जानकारी के अनुसार आप लोग जब देखें इसमें कि जैसे जब ट्रेन आती है, ट्रेन के बाद जैसे जब पोल लोप लाइन रहता है, इस प्रकार से आप लोग जैसे जब देखें ट्रेन की मेन लाइन रहती है, यहाँ से जैसे रेलवे स्टेशन पर आप लोग जब देखें इसको बोलते हैं लूप लाइन। तो ट्रेन जैसे जब आती है तो ट्रेन के माध्यम से क्या होता है, सिग्नल और रॉन्ग सिग्नल की जानकारी के कारण क्या हो जाता, ट्रेन दुर्घटना हो जाती। तो उसके बारे में देखें आखिरकार 34 लोगों की इसमें डेथ हुई और 17 लोग क्या हुए, इसमें घायल हुए। और इसी के साथ हम लोग जब देखें अगला आर्टिकल रहेगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है। और अगला एक हम लोग रामसर साइट के बारे में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज का जो आर्टिकल रहेगा जिसको बोला जाता है गिफ्ट सिटी के बारे में आप लोग अक्सर सुना होगा। और इनमें से हम लोग देखेंगे एमपी का करंट अफेयर में विशेषकर ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। इसमें एक जैसे शिवपुरी का इलाका है तो वहाँ पास आप लोग जब देखें माधवराव सिंधिया जो है, तो माधवराव सिंधिया की जो सांगसागर झील है, माधवराव राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे। और इसी के साथ अन्य खबर देखें। अन्य खबरों में क्या रहेगा, जैसे 50 साल में आप लोग जब देखिए कि वो 2050 तक क्या होने वाला है कि इंडिया के 50 डिस्ट्रिक्ट में क्या होने वाला है, वाटर क्राइसिस की समस्या आने वाली है, राइट। और इसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि एमपी में ऐसे 2 व्यक्ति रहे जो कि खिलाड़ी से देखेंगे, राइट। तो उनको आप लोग याद रखें। तो देखिए आज का हमारा जो पहला आर्टिकल जिसको बोला जाता है अर्थ डे के रूप में आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक 22 जनवरी को देखिएगा कि क्या ऑब्जर्वेशन ऑन 22 अप्रैल 1970 से क्या मनाया जाता है। जब देखें 1970 से मनाया जाता है, 1970 से मनाया जाने लगा है विश्व जल दिवस के रूप में। आप लोग जब देखिएगा 22 जनवरी को वर्ल्ड अर्थ डे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2024 में जब देखें कि आखिरकार 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है, तो थीम के बारे में याद रखिएगा प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में आप लोग अक्सर सुना होगा, तो आखिरकार इसका किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए। तो मैनेजमेंट के माध्यम से आप लोग जब देखें जैसे रिसाइकल किया जाना चाहिए, रीयूज किया जाना चाहिए। और इसी के साथ आप लोग जब देखें कि इसमें कुछ प्रकार की, तो हम लोग देख रहे थे विश्व जल दिवस के रूप में। तो देखिए कि जैसे वाटर के बारे में पहले ध्यान दें, पूरे वर्ल्ड में आप लोग जब देखें पूरे वर्ल्ड में 97% क्या है, जैसे 71% में क्या है वाटर के बारे में आप लोग को अक्सर तो 6वीं से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन मैं इसमें ये बताऊंगा कि 97% जो वाटर है तो क्या है, अनयूजेबल है, मतलब नॉन पेबल है। बेवरेज के रूप में इंडिया में विशेषकर पेय पदार्थ के रूप में प्रत्येक जल ही जीवन है। और इसके साथ देखिए कि अभी जब देखें कितनी आपदाएं हैं जल के साथ, सागर हो, नदी हो, तालाब हो, जितने मानव हैं प्रत्येक मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण करते जा रहे हैं। पशु को आप लोग जब देखें, पशु सब जैसे जब रहते थे, पशु जितने सब रहते तो आप लोग अक्सर देखेंगे जैसे नदी है तो नदी में क्या करते, पशु के लिए जाकर डाल देते। जितना कचरा होगा तालाब में ले जाकर डाल देंगे, जैसे तालाब है तो तालाब में ले जाकर डाल देंगे। तो देखिए कि आखिरकार इसका एम क्या है। तो एम के बारे में देखिए
टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंट मोमेंट टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। तो लोगों की आत्मा, लोगों की मानसिक सोच को बदल करके प्लेनेट को क्या करना, प्लेनेट को चेंज कर देना, राइट। और आज का हमारा अगला आर्टिकल रहेगा, इसको देखिएगा। ये बेसिक वाटर फैक्ट के बारे में है, इंडिया के बारे में है। तो देखिए, वर्ल्ड में भारत का स्थान पॉपुलेशन में 18% का योगदान देता है। बट जल के बारे में आप लोग जब याद रखें, जल के बारे में कितने परसेंट का योगदान देता है, केवल महज 4% का। देख रहे हैं, इंडिया में वर्तमान में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग देखिए 2024 में इंडिया में 142 करोड़, कितना, 142 करोड़ जनसंख्या हो गई है। 1 अरब 42 करोड़। ये पता है कितनी जनसंख्या है? चीन का कहना है कि तुम्हारे पास भले ही जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे पास भले ही जनसंख्या कम है, लेकिन तुम्हारे पास जो जनसंख्या है तो स्किल नहीं है, जो हमारे पास जनसंख्या स्किल है। तो याद रखिएगा, जीवन में पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलती, सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। और अगला ये वाला देखेंगे, इसमें अगला आर्टिकल जब देखिए, इसमें जो दिखाया गया है कि आखिरकार ग्राउंड वाटर के बारे में देखिए, सरफेस वाटर इंडिया के बारे में याद रखिएगा तो कितने परसेंट है, 690 BCM है। कितना, 690 BCM है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर आप लोग देखे थे कितने हैं, 690 BCM है। वहीं ग्राउंड वाटर के बारे में आप लोग जब देखे तो 433 BCM है, 433 BCM है, राइट। अब ये वाला जो एनुअल पर कैपिटल अवेलेबल ऑफ वाटर, तो इसके बारे में देखिए। 1947 में इंडिया में क्या होता है कि 1947 में 6042 BCM था, घन मीटर। वहीं आगे चल के 2011 में 1816 घन मीटर जल बचता है, और 2025 में देखिए 1340। अब इसमें 1340 से के बाद जब देखेंगे कि 2050 तक कितने, 1140 घन मीटर वाटर की बचेगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 2050 तक इंडिया में, जहाँ तक मुझे लगता है पूरे विश्व में 1950 तक, 2050 के दशक तक थर्ड वर्ल्ड वार वाटर के लिए होगा। हालांकि यदि इसका बेहतर रूप से प्रबंधन किया जाए तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जल नहीं, जल है लेकिन बेहतर प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। तो वही जल प्रबंधन को लेकर क्या है, इंडिया में समस्या है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हेयर इज अर्थ वाटर, वाटर के बारे में देखिए तो ये वाले में आप लोग देख रहे हैं, ओशियन के बारे में देखेंगे 96.5 ओशियन में है। और अगला आप लोग जब इसी के तरह का आप लोगों को जब मैं बताऊंगा एक डाटा, तो उस डाटा में देखना के एक बार याद, मेंस के कॉपी में इस तरह का फिगर बना के रखिएगा। जैसे 75% इंडिया में जैसे वाटर है तो क्या है, पोल्यूटेड वाटर है। और इंडिया यूजर के मामले में आप लोग जब देखिएगा तो यूजर के मामले में वाटर, जल के उपभोग के मामले में इंडिया का स्थान फर्स्ट स्थान आता है, राइट। लेकिन जल के जनसंख्या है तो उपयोग तो होना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसको आप लोग, इसकी PDF आप लोग जब देखेंगे तो PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम में चले जाएगा। अगला आर्टिकल देखें, आखिरकार कारण क्या है, तो कारण के बारे में याद रखिएगा कि वाटर कैच के कारण क्या हैं। तो कारण देखें, ग्रीन रेवोल्यूशनरी जैसे हरित क्रांति होती 1960 से 70 के दशक में, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, इनइक्वालिटी रेगुलेशन और फेडरल इशू। और इसी के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें केंद्र और राज्य क्या करते, फेडरल इशू रहते तो लड़ते। जैसे राज्य के बीच संघर्ष चलने लगता, राज्य और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष चलने लगता। केरल और महाराष्ट्र के बीच जो जल विभाजन का काम है वो भी मुद्दा चलता रहता। इंडस्ट्री उद्योग में तो आप लोग देखें, इंडस्ट्री उद्योग में कितना पॉल्यूट वाटर किया जाता। और जब से भारत में हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के बाद देखें 1960 के दशक में हरित क्रांति आती पहली, लेकिन सेकंड हरित क्रांति आती, और आगे चल के आप लोग जब देखेगा ग्रीन हरित क्रांति आने लगेगी, तो भी उसके लिए एक समस्या बन जाती है। देखिए तो गवर्नमेंट क्या क्या कही है, इसमें प्रयास की है। इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अटल भूजल स्कीम चली थी, अटल जल स्कीम। और अगला याद रखिएगा, जल शक्ति अभियान, एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, अटल मिशन फॉर
रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोला जाता है अमृत। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसी के साथ याद रखिएगा जल शक्ति मिशन 2019 में जल शक्ति मिशन आप लोग याद देखे होंगे, 2019 में जल शक्ति मिशन स्टार्ट किया जाता। इसी प्रकार से आप लोग इसमें देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। स्वावलंबन अभियान तो राजस्थान के सरकार के द्वारा चालू किया गया। यहाँ स्वावलंबन स्कीम, इंडिया का थोड़ा सा मैप बना लें तो मैप के माध्यम से देखिएगा, इमेज के माध्यम से याद है। यहाँ स्वावलंबन अभियान चालू किया जाता। जल युक्त सीवर के बारे में याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चालू किए गए हैं। सुजलाम सुफलाम अभियान के बारे में याद रखिए, इन गुजरात राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। तेलंगाना सरकार के बारे में याद रखिएगा, काकातिया तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नीरू चिट्टी के बारे में याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। जल जीवन हरियाली के बारे में बिहार सरकार के द्वारा। जल ही जीवन है हरियाणा सरकार के द्वारा। कुडी मरामत ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए। तो जितने भी इनिशिएटिव किए गए, इनिशिएटिव को आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग जब देखेंगे, जैसे जिनको बोला जाता है मिसाइल के बारे में, एटमॉस्फेयर से होकर जो मिसाइल जाती है जिसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो धरातल से जो गुरुत्वाकर्षण के बल के सहारे धरातल से ऊपर में उसको बल लगाकर प्रक्षेपित किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे टारगेट पॉइंट पर क्या किया जाता है, गिराया जाता। तो किसके सहारे गिराया जाता है, तो इसको गिराया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि आप लोग इसमें देखेंगे कि इंडिया में जैसे डीआरडीओ के द्वारा क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल एक प्रकार की पीछा करने वाली मिसाइल होती है। किसी भी डीआरडीओ मतलब जितने भी रडार रहते हैं रडार से बच जाती है, क्योंकि सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ के यहीं टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाती है, किसी भी दागो और भूल जाओ, राइट। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता। अगला आर्टिकल देखें, राइट एट फूड स्ट्रेट के बारे में। द हेल्थ मिनिस्ट्री along with मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर has asked state and UT to develop so eat right food state into 100 districts across the country। इसमें ये जो अभियान चलाया गया तो इसके माध्यम से रहा कि वर्तमान में आप लोग देखे होंगे कि जैसे रोड चलती है, सड़क के किनारे अक्सर लोग क्या करने लगते, फूड राइट करने लगते, राइट। तो ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसमें बैक्टीरिया फंक्शन हो। एज ए पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव फाइनेंशियल असिस्टेंट 1 crore per food state district will be extended to state and UTs. The key objective of the Eat Right Food State project is to promote safe and healthy practice to reduce foodborne illness and improve overall health outcome. The program will be implemented through National Health Mission. Its coverage is in coverage with the Ministry of Housing and Urban Affairs. Further, the technical support to the initiative will be lent by the Safety and Standard Authority of India. फसाई के बारे में आप लोग याद रखें, 2008 में इसकी स्थापना होती। इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोची, मद्रास, पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी में है। द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी ग्रांटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इसके बारे में देखें, फाइनेंशियल के बारे में किस संगठन के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, तो सपोर्ट के बारे में याद रखें नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2005 से या 2013 से क्या हो इंटीग्रेटेड कर दिया जाता। बट इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगी, इसको लागू करने वाली जो अथॉरिटी रहती है जिसको बोला जाता फसाई। इसमें सेंट्रल एवं स्टेट का जो फाइनेंशियल रहेगा तो 40-60 का रहेगा या 90-10 का हो सकता, विद इन द कंडीशन रहेगा, राइट। अगला आप लोग देखिए, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव, तो ये क्या है, तो आप लोग जब देखेंगे इसको, इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड अलायंस ऑफ मोर देन 1000 ग्रास रूट ग्रुप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। इट एम टू
power and transmit away from our current line extractive economic and toward circular system support people right to safe and the healthy environment। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको जो फंडिंग दी जाती तो 2002 में स्टार्ट होता, आखिरकार इसका फाउंडिंग ईयर रहा तो 2002 में। इस मिशन के बारे में याद रखिएगा, इट एम टू प्रमोट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड अल्टरनेटिव टू इंसिनरेशन। तो वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं तो उसमें आप लोग याद रखिएगा 90 कंट्री इसमें क्या है, मेंबर के रूप में शामिल हैं। तो वर्ल्ड में क्या करने जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ वेस्ट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट होगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक कंबाइन नॉन एनजीओ है कुल मिलाकर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और मूव करते हैं अगले आर्टिकल पर जिसका नाम है टैक्स। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक्सीड 2023 इन 2024। तो आप लोग जब देखेंगे कि भारत सरकार आखिरकार इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन चलता है तो डायरेक्ट टैक्स चलेगा और इनडायरेक्ट टैक्स चलेगा। वर्तमान में इंडिया में आप लोग जब देखें टैक्स के प्रकार होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और अगले प्रकार के में देखें में प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में ये रहता, प्रोग्रेसिव में जिसके पास जितनी इनकम होगी उतने ज़्यादा टैक्स देगा। रिग्रेसिव में ये रहता कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाता, लेकिन ये गलत है ना। जितने बड़े बड़े नेता, जितने बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, क्या सब बेईमानी से पैसा कमाते, जितना कमाते उतना दो। तो उससे क्या हो जाती है, इंडिया में इक्वालिटी आएगी प्रोग्रेसिव टैक्स से। प्रोग्रेसिव टैक्स में रहते जितनी जितनी आय बढ़ती जाएगी आपकी उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट रेग्रेसिव वाले में रहता कि आय जितना भी बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, आपको टैक्स एक ही रेट पर लिया जाएगा। बट वर्तमान में इंडिया भारत सरकार में कौन सा टैक्स लागू किया जाता, तो वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे उसको लागू किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे ये इस साइड आपकी इनकम हो जाएगी, इस साइड आपके टैक्स रहेंगे, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता जाएगा। फिर इसके साथ आप लोग याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स के बारे में जिसको बोला जाता है इज पेड बाय द इंडिविजुअल आर ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तिगत या संगठन के माध्यम से। अब याद रखिएगा जैसे टैक्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। जब कराघात और करापात क्या रहेगा, डायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। सेकंड नंबर का होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया की पूरी जनता भुगतान करती, बट डायरेक्ट टैक्स कम ही लोग भुगतान करते। पता है क्यों, जो बिस्किट आता है, नमक आता है, इसमें क्या लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें भुगतान करता और हर व्यक्ति को इसमें भुगतान करना पड़ता, तो एक प्रकार के गरीबी को बढ़ावा देती ना। जबकि ये क्या करता, गरीबी इंडिया में क्या है, इंडिया में इक्वालिटी क्या करेगा, इक्वल बनाने के लिए काम करेगा, इक्वल। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जैसे आप लोग जब देखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहेगा इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर क्या होता कि इसमें कराघात तो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन करापात दूसरे व्यक्ति पर लगाया। जैसे कोचिंग में के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है तो लगता है टैक्स की कर तो कोचिंग के ऊपर लगाता है, लेकिन टैक्स का भार विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ा जाता है, राइट। ये कोचिंग संस्थान हो गई, ये विद्यार्थी हुआ है, ये कोचिंग में एडमिशन लेने आता है तो यहाँ क्या हो, इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कराघात तो कोचिंग के ऊपर हुआ, लेकिन भुगतान कौन करेगा, विद्यार्थी करेगा। तो ये टैक्स का अगला आप लोग याद रखें जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको आप लोग याद रखें डायरेक्ट टैक्स के बारे में कराघात और करापात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं वर्तमान में इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, बट जीएसटी के बारे में याद रखें जीएसटी टैक्स के बारे में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आज आपके डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या है, इनकम। इसी के डायरेक्ट टैक्स में और भी रहेगा जैसे सेंट्रल एवं स्टेट दोनों के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं। कारपोरेट टैक्स हो सकता है कि टैक्स के बारे में जब देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 267-68 के 68 से 71-72 तक उसका प्रोविज़न किया गया है। तो उसमें आप लोग जब देखें कि टैक्स कलेक्शन के बारे में लगाया कि आखिरकार गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा सकती,
तो गवर्नमेंट की इनकम का एकमात्र आय का सोर्स रहता है ये, राइट। तो इसमें जैसे कारपोरेट टैक्स आ जाएगा। जीएसटी के बारे में आप लोग जब देखें, जीएसटी टैक्स के बारे में क्या होता है, जीएसटी टैक्स कलेक्शन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। अब जीएसटी के अंडर में आप लोग जब देखें अलग अलग के उसमें रेट चलते 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 18% तो किस में लगता है, टैक्स में लगता है, एजुकेशन में लगता है, राइट। आप लोग याद रखेंगे। और ये और अगले आर्टिकल पर मूव करेंगे। इस आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा। रिपोर्ट फॉल्ट क्रू स्टेशन स्टाफ सेफ्टी लैब्स ऑन ट्रेन फॉर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता कि ये वाली जैसे जब ट्रेन आती है, ये ट्रेन आती है और ये वाली ट्रेन आती है, तो यहाँ से जो एक प्रकार की जैसे ट्रेन स्टेशन में रहता, और यहाँ से भी एक स्टेशन के बारे में आप लोग देखे होंगे। तो जो ये वाला बना है ना, दोबारा से बनाते ये जैसे ट्रेन आती है और यहाँ स्टेशन हो जाएगा, तो ये ट्रेन आती है, यहाँ से भी हो सकता है यहाँ अलग आगे ट्रेन जाती, जिसको बोला जाता है लूप लाइन। तो लूप लाइन के माध्यम से ट्रेन क्या है तो हो जाती कि मेन लाइन को क्या कर देती, खाली कर देती। बट सिग्नल ना आने की वजह से क्या हो, ट्रेन में अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो अचानक से एक्सीडेंट होने के कारण एमपीपीएससी के हिंदी में पूछ सकता है, किस में, हिंदी में पूछ सकता, हिंदी के साथ साथ इकोनॉमिक्स के सेक्टर है, इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है आखिरकार वर्तमान में सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में आखिरकार कौन कौन से इशू हैं, तो उसकी में आ सकता। तो इस घटना के माध्यम से आप लोग देखें, इस घटना में आप लोग को इतना याद करना है कि आखिरकार इसमें 34 लोगों की हुई मौत हो गई। इसी के साथ देखेंगे कि 17 लोगों की क्या हो गए, इसमें घायल हो गए। तो आखिरकार इसके कारण के बारे में याद रखें कि कारण के बारे में यह हो जाता है कि जैसे सिग्नल रहता है, तो सिग्नल के बारे में आप लोग जब देखें, सिग्नल क्या हो जाता है, रॉन्ग सिग्नल की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप लोग अभी पिछले हफ्ते हम लोग देखे थे कि जिसको बोला जाता है कवच, क्या नाम है उसका, कवच के बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा, इसके माध्यम से तो ये करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेन दुर्घटनाओं क्या करेगा, कम करेगा, राइट। ट्रेन को लड़ने से क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। और आज का अगला आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल में से एक है, जिसको आप लोग देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में इसको याद रखिएगा कि आखिरकार किस सेक्टर से, तो आप लोग इसमें ह्यूमन बॉडी से आप लोग रिलेट करके देख सकते हैं, मतलब हेल्थ वाले सेक्टर से आपको इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो इस एक प्रकार का आप लोग जब देखें आखिरकार इसका कारण क्या है, तो H5 और H1, H5 और N8 के बारे में क्या आप लोग सुनोगे, इसके कारण इसका प्रसार होता, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। H5 और N1 ये दिया है इसका, H5 और H1 के बारे में आप लोग याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा। और अगला आज का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जो है चाय के बारे में। चाय के बारे में अक्सर आप लोग जब देखे होंगे, तो क्या है, चाय एक प्रकार का क्या है, इंडिया में लार्जेस्ट बीवरेज प्रोडक्ट के बारे में, मतलब पेय पदार्थ के रूप में है, राइट। इसमें देखिए, असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। असम प्रोड्यूसर अराउंड 52% ऑफ इंडिया टी एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड टी अदर मॉजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इंक्लूड द वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो इसको आप लोग याद रखिए, अराउंड कितने परसेंट है, तो 50% के अबव में कर्नाटक। इंडिया इज ए टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्या हो जाएंगे, एक कुल मिलाकर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मतलब कि बहुत नज़दीकी क्या है, आप लोग जब देखें सेफ्टी के बारे में क्या है, दोनों एक पार्टनर ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ ये भी याद रखिए कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगला बनाते उसमें रहेगा, आप लोग याद रखिएगा, जिसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में याद रखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चलता है, तो इसमें दोनों देशों के बीच क्या हो जाता है, मुक्त व्यापार का समझौता किया जाता। और इसी के साथ इसमें याद रखें, जिसको बोला जाता है ओकस, ऑस्ट्रेलिया यूके ऐसे बोला जाता है ना, शायद UB12 ऐसे कुछ नाम से। और सैन्य अभ्यास जैसे चलता, तो सैन्य अभ्यास में तो इसको ऑस्ट्रेलिया को उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसी के साथ आप लोग इसको याद रखें, जिसको क्वाड ग्रुप के रूप में जाना जाता है। क्वाड ग्रुप में आप लोग याद रखिएगा, इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका इसमें सब इंक्लूड है, राइट। और अगले आर्टिकल पर हम लोग मूव करेंगे, जिसको बोला जाता है
The first stage of the what is the said to be largest floating solar park in Brazil has been inaugurated in the stage of first। कहाँ इसका इनोग्रेट किया गया? तो साओ पालो ऑफ द यूएफएफ और का प्रोजेक्ट इन लोकेटेड इन ब्राज़ील डैम। बट इंडिया में देखेंगे द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क इन द मध्य प्रदेश इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर जनरेशन फैसिलिटी विथ ए कैपेसिटी ऑफ फिक्स 6 मेगावाट। तो इसको आप लोग याद रखें। अभी पिछले हफ्ते देखे होंगे कि ये जो नर्मदा नदी पर बना है 600 मेगावाट का, ये पूछा जा चुका है किस नदी पर बना, राइट। तो 600 मेगावाट का किस प्रकार का आप लोग जब देखेंगे बैक वाटर के साथ इसका निर्माण किया जाता है सोलर फ्लोटिंग का, राइट। बैक वाटर्स के साथ खंडवा जिले में है नर्मदा नदी पर। और अंग्लाज का जो आज का आर्टिकल है जिसको बोला जाता है अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे के बारे में याद रखिएगा। इज ए एनुअल इवेंट ऑन 20 अप्रैल टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फर्स्ट हेड ऑन द 22 अप्रैल 1970। इट ना इंक्लूड a wide range of events coordinated globally by the every day on including 1 billion people in more than 193 countries। The official theme for 2024 planet versus plastic। इसको आप लोग याद रखिए। और 22 जनवरी को क्या मनाया जाता? वर्ल्ड डाइवर्सिटी के बारे में। इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि आखिरकार इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसको आप लोग देखेंगे 1970 के से शुरुआत हो जाती। अगला जैसे जब देखें इससे संबंधित है तो किससे संबंधित है, यही आप लोग देखेंगे जिसको बोला जाता है वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस के बारे में आप लोग याद रखें। वाटर क्राइसिस किस प्रकार की भूमिका निभाता है इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, राइट। वाटर क्राइसिस के बारे में जैसे इसमें देखेंगे तो वाटर क्राइसिस के बारे में जब देखें कि इंडिया में शुरुआत से एकदम चलते थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इंडिया में देखिए, इंडिया में जैसे टोटल पॉपुलेशन के बारे में 18% है। बट जो मैं आपको पहले डाटा प्रोवाइड कर दिया वही डाटा पुनः इसमें रिपीट होगा। तो जिनका नाम है नितिन भासी के द्वारा इन द सीनियर प्रोग्राम लीड एट द काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो इसके ये संगठन के बारे में आप लोग याद है जिसको बोला जाता CEEW। तो 18% वर्ल्ड में क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन है जबकि वाटर के बारे में केवल 4% है, राइट। आप लोग इसको याद रखिएगा। और चलें आज के अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में अभी आपदा प्रबंधन यानी जल प्रबंधन से हमको एक अगला आर्टिकल मिलेगा। तो अगले आर्टिकल में हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसको बोला जाता है द चैलेंज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आखिरकार चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो कावेरी नाम की ये महिला है तो क्या है आप लोग इनको याद रखिए। द रिसर्च एट द स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में क्या रिसर्च करने वाले हैं। तो नेट जीरो का जैसे भारत सरकार का नेट जीरो का जो टारगेट रखा है, टारगेट तो 2070 तक रखा गया है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। दूसरी बात, जैसे पंचामृत की घोषणा मोदी जी के द्वारा 2021 में की गई थी कि आखिरकार 2030 तक भारत इसमें क्या करेगी, 500 मेगावाट क्या करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। बट अगला देखिएगा, अगर 2030 तक का जैसे सरकार का टारगेट रखा है तो इसमें आखिर होना चाहिए ना कि जैसे 2024 चल रहा है तो 6 साल बचे, तो कम से कम मुझे तो लगता है अगर टारगेट को लेकर चलना है तो 600 गीगावाट, इसमें 300 मतलब 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। जब 500 गीगावाट का टारगेट रखा है तो एवरी साल प्रत्येक वर्ष के कम से कम 100 गीगावाट आपूर्ति होना चाहिए। बट वर्तमान में कितना है 2023 में वो आप लोग देखेंगे कि मतलब कि केवल 18% के रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हुआ, ऐड हुआ है। तो आखिरकार ये भी तो एक प्रकार की चुनौती है रिन्यूएबल एनर्जी के सामने। दूसरी बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 में देखेंगे एक स्कीम की डिक्लेरेशन की है जिसका नाम है सूर्योदय स्कीम। सूर्योदय स्कीम के बारे में आप लोग याद रखें। उसके अंतर्गत क्या है, सूर्योदय स्कीम जैसे है सूर्योदय स्कीम के माध्यम से रहेगा कि जिस घर में सोलर पैनल लगाए जाएंगे उस घर को 300 यूनिट बिजली में क्या किया जाएगा, मुफ्त में उसको उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। बट अगर 300 से ज़्यादा अगर जाए तो क्या करता है, बेच के क्या कर सकता है, अपना क्या है फाइनेंशियल अर्निंग कर सकता है, राइट।
इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे और इसमें क्या समस्या होती है, और अगला आप लोग जो आर्टिकल आपका देखें गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी कर्व ए नाइन्स नाइस, इसको आप लोग देखेंगे कि आखिरकार गिफ्ट सिटी क्या होती है। इंडिया के पहले गिफ्ट सिटी के बारे में याद रखिए, इकोनॉमिक्स से जुड़ जाएगा, पेपर नंबर 3 से जुड़ जाएगा, चाहे यूपीएससी का पेपर देख लीजिए या स्टेट पीसीएस का पेपर देखिए, इकोनॉमिक्स नंबर पेपर नंबर 3 के इकोनॉमिक्स जैसे पार्ट से आप लोग इसको कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। गिफ्ट सिटी के बारे में आप लोग जब देखेंगे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी के बारे में देखिएगा कि क्या है, वर्ल्ड की यानी कि इंडिया के पहले गिफ्ट सिटी के बारे में यही है, गुजरात में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी भारत के राज्य के अहमदाबाद जिले में साबर नदी के तट पर स्थित है। गिफ्ट सिटी के बारे में याद रखें कि भारत का पहला नियोजित वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में इसी को शहर के रूप में नामित किया गया और इसी को ही दर्जा दिया गया है। गिफ्ट सिटी के बारे में, गिफ्ट सिटी के बारे में रहता है कि मतलब आप लोग इसको जब एक प्रकार का कैसे ऐसे आप लोग एजम्पशन कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि मतलब जिस सेक्टर में फाइनेंशियल लेन देन किया जाएगा, वित्तीय टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंशियल लेन देन का किया जाएगा, उसको बोला जाता है गिफ्ट सिटी के बारे में, राइट। तो उसको आप लोग याद रखिएगा। और चले हम लोग आज के अगले आर्टिकल पर, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल ग्लेशियर, पहाड़ों पर पानी की कृत्रिम दुनिया। तो इसको आप लोग जब देखेंगे, जैसे क्या है आर्टिफिशियल जो बनाए जा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल एक प्रकार के क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बारे में याद रखिए। जैसे कृत्रिम वर्षा के बारे में आप लोग अब पिछले दिन सुना होगा कि कल या परसों के बारे में कि दुबई में क्या है कि 75 साल में, दुबई के इतिहास में पहली बार हुआ कि 75 साल में पहली बार, जैसे कि 75 साल के बाद इतनी वर्ष हुई कि कारें क्या होने लगी, पानी में उतराने लगी थी। तो उसी प्रकार के क्या लद्दाख में बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ भी किस प्रकार का निर्माण किया गया था, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर के बारे में। आर्टिफिशियल ग्लेशियर के बारे में आप लोग जब देखें 2013 में जो इंजीनियर है सोनम वांगचुक, तो सोनम वांगचुक के बारे में क्या करें, लद्दाख में बर्फ़ के स्तूपों का क्या किया, आविष्कार किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सोनम वांगचुक इंडिया की आखिरकार पर्यावरण संरक्षण के रूप में काम करती हैं। और आज का अगला आर्टिकल है जिसको बोला जाता है एमपी की जियोग्राफी से रिलेटेड रहेगा, पृथ्वी दिवस के रूप के अवसर पर आप लोग इसमें जोड़कर देख सकते हैं। आखिरकार 2023 के बारे में जानकारी दी गई कि अन्य वर्षों की तुलना में 2023 में क्या हुआ कि कम बारिश के कारण क्या हुआ कि आप लोग देखिए, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के कारण यहाँ से निकलती मनिहार नदी, मनिहार नदी के बारे में आप लोग जैसे जब यहाँ से क्या है फ्लो करती, फ्लो के साथ देखें जैसे 2023 में पानी की कमी के कारण क्या हो रहा है, ये सूख चुका है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में यहाँ का टेम्परेचर कितने सेल्सियस है पता है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है। कहाँ का,